Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well. My dearest parents, आप सक्सेस स्ट्रेटजीज, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्रिपरेशन क्या होती है, ये सारी वीडियोस तो बहुत देखते हैं, लेकिन फेलियर क्या होता है ना, फेलियर किस वजह से होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. हम फेलियर से उतनी चीजें सीखते हैं जितना हम सक्सेस से भी नहीं सीखते. दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 थिंग्स जो आपको लॉन्ग टर्म में बिल्कुल हेल्प नहीं करती हैं. आप एक फेस क्लियर कर लेंगे, 2 फेस क्लियर कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका जाकर सिलेक्शन जो है वो जरूर रुकता है. मैंने लास्ट ईयर IBPS PO क्लियर नहीं किया, इस साल IBPS PO क्लियर नहीं किया. दोनों साल मैं इंटरव्यू फेज तक गई हूँ, लेकिन तो आखिर वो क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से मेरा अल्टीमेटली क्लियर नहीं हुआ, उन रीजंस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सुना होगा ये फेमस कोट थॉमस एडिसन का, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 मल्टीपल वेज दैट वोंट वर्क. तो मैं आज इसी तरीके से आपके लिए 5 वो चीजें बताने वाली हूँ जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में वर्क नहीं करेंगी. आप बहुत ज्यादा कट ऑफ के पीछे भागते हैं. ठीक है, अगर आप प्री के समय पर कट ऑफ को फोकस भी कर रहे हैं, लास्ट ईयर के कुछ ट्रेंड्स के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर फ्रेम को आपने दिमाग में रख लिया है कि मुझे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना है, तो कहीं ना कहीं वो आपका हेल्प कर सकता है, वो आपकी माइंडसेट आपका हेल्प कर सकती है. एंड अगर आपने 1 मार्क्स 5 मार्क्स भी आगे ले आया, ऑब्वियसली आपका प्री क्लियर हो जाएगा. लेकिन ये माइंडसेट आप कभी भी मेंस के लिए मत रखिए. मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि दोनों साल मेरा पहले तो IBPS PO 13 मार्क्स से क्लियर हुआ, मेंस इस बार 6 मार्क्स से क्लियर हुआ. क्लियर दोनों साल हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मुझे पता था कि इतना कम जो गैप होगा ना, उससे क्लियर करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा. आपको कम से कम 20-25 मार्क्स ज्यादा लाने होते हैं फॉर योर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन. फाइनली जब आपके इतने मार्क्स आते हैं ना, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आता है, और जब आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि ज्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, तो इंटरव्यू भी बिलो एवरेज जाता है. कोशिश करिए करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इन सभी चीजों को इतने अच्छे से प्रिपेयर करने की कि हमारे हाईएस्ट मार्क्स आए. और ये गलती कभी मत करिएगा कि हमने जाकर कट ऑफ देख लिया गूगल पे, मेंस के कितने कट ऑफ है, हम उसी के आसपास स्कोर करने की कोशिश करें. ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपका फाइनल एम ये होना चाहिए कि कट ऑफ के आप लगभग 30 मार्क्स ज्यादा ला रहे हैं. ओके, तभी आप अपना सिलेक्शन फाइनल समझिए. नंबर 2, नॉट सॉल्विंग क्वांट एंड रीजनिंग विद टाइमर. मैं इतना बोलती हूँ, इतना आपको बोलती हूँ कि सभी चीजें टाइमर के साथ ही सॉल्व करनी है. टाइमर के बिना अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना, एक तरफ आप सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि मॉक से मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रियल एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कैसे मार्क्स आएंगे जब आप इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं. टाइमर बेस्ड प्रिपरेशन ओनली कैन हेल्प यू एक्सेल इन योर मॉक्स एज वेल एज योर रियल एग्जामिनेशन. सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, मैं हमेशा आपको ये बात बोलती हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा और टॉपर भी कर लेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, टाइम का डिफरेंस होता है. और वो कैसे आएगा, अगर आप टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तभी आ पाएगा. सो हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए. ओके. नंबर 3, you are either not taking the mocks or you are just taking the mocks. इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा. एक तरफ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी अभी मॉक्स नहीं देते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लूं, मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं मॉक अटेम्प्ट करूंगा. आप अभी गलत कर रहे हैं, आपको भी मॉक्स स्टार्ट कर देने ताकि आप जिस पोजीशन में अभी समझ पाए, और वहीं से तो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट होगी कि मेरे क्या फ्लॉज है, मेरे क्या लूप होल्स है, मेरे कौन से वीकर सेक्शंस हैं, कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो ईजी हैं लेकिन मैं उन पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ. तो अभी से आपको मॉक्स लगाने स्टार्ट करने हैं. इवन अभी गाइडली का जो स्कॉलरशिप टेस्ट वाला प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप वहां पर विन करते हैं या थोड़ा मेरिट में आते हैं, तो यू विल नॉट हैव टू पे फॉर द फीस ऑफ योर एग्जामिनेशन. गाइडली विल पे फॉर इट. एंड नॉट जस्ट फॉर द स्कॉलरशिप, आपको किसी तरीके से ये लाइव मॉक्स को अटेंड करना ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं ना, को अपनी नेशनल रैंकिंग जो है ना उसका पता चलता है. तो 23 जून से ये स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर एनरोल कर सकते हैं. 30 जून लास्ट डेट है. आपको सिर्फ एनरोल अभी करना है, फिर जो एडमिट कार्ड है ना आपका, वो 1 जुलाई को आ जाएगा. आपको मेल कर दिया जाएगा कि आपका कौन सा स्लॉट होने वाला है. 3 जुलाई को लाइव मॉक टेस्ट होगा और उसमें 4 स्लॉट्स होंगे. आपका कौन सा स्लॉट होगा वो आपको एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा. तो भी जाकर रजिस्टर करिए और इस टाइप के जो फ्री लाइव मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनको जरूर अटेम्प्ट किया करिए. नंबर 4, लर्निंग एंड नो रिविजन एट ऑल. मैंने खुद ये चीज एक टाइम पर की हुई है और मुझे समझ में आ गया है कि इससे कभी कुछ नहीं होने वाला. आपने आज स्टार्ट किया करंट अफेयर्स का कोई PDF पढ़ना, और आपने आज से स्टार्ट किया है, आप 10 पेजेस इस तरीके से पढ़ रहे हैं, 10-15 पेजेस डेली, और आपके लगभग 20 डेज में 1 मंथ का PDF कवर हो गया. आप जब फर्स्ट पेज निकाल कर देखेंगे ना, तो आपको फील होगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं. मतलब ऐसा लगेगा कि नया हम देख रहे हैं. मेन एग्जाम का टाइम होता है ना, तब तो आपको ऐसा लगेगा ना कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक.
सिर्फ इसलिए है बिकॉज वी आर नॉट रिवाइजिंग द थिंग्स। नेक्स्ट डे कुछ नया पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पेज पढ़ना स्टार्ट किया, उससे पहले जो कल आपने 10 पेज पढ़े थे ना, उसको सिर्फ एक बार थोड़ा सा नजर घुमाइए उस पे, ठीक है। और वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे तो रिगरस रिवीजन किया करिए। एक पूरा दिन निकालिए जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो रूल्स, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, इन सब के जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उन सबको भी रिवीजन करिए। वोकैबुलरी मेंटेन करते हैं, फ्रेजेस लर्न करते हैं, इन सब की भी रिवीजन करिए। प्रॉपर रिवीजन इज मस्ट एंड रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। तो प्लीज ये गलती मत करिए, रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मंथ कंप्लीट हुआ ना, तो उसके बाद आपका मेन फोकस आपका सेकंड मंथ पे नहीं होना चाहिए। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है, जिसपे मैंने इतना टाइम दिया है, वो मुझे याद भी हुआ है कि नहीं। थिंक अबाउट इट, ओके। वीडियोस वगैरह देखते हैं करंट अफेयर्स के, एट टाइम्स मैंने अड्डा 247 को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो किया है एंड एट टाइम्स स्टडी IQ को फॉलो किया है। तो वहां पर जो 200 बेस्ट या 300 बेस्ट के वीडियोस आते हैं ना, मैं उसको भी डाउनलोड करके रखती थी और उसको भी टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहा करती थी, वो 2 का मल्टीप्लायर लगा के। तो आप स्पीड इंक्रीज करके वीडियोस का रिवीजन कर सकते हैं। फिफ्थ थिंग हियर इज इनकंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे, आई नो वेरी वेल, कि चलो मेरा मन किया आज क्वांट पढ़ते हैं, 2-3 घंटे मैंने क्वांट में निकाल दिए विदाउट प्रॉपर थिंकिंग कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितने घंटे देना है, विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, ओके। उसके बाद मेरा मन किया चलो मॉक देके देखते हैं, फिर मैंने मॉक दिया, एनालिसिस नहीं किया, छोड़ दिया, ठीक है। अच्छे मार्क्स भी नहीं आए उसमें। फिर एक आध यूट्यूब वीडियो खोल के देखा, वहां पे कमेंट भी किया कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। उसी यूट्यूब वीडियो में उन सर या मैम ने बताया भी होगा कि एनालाइज करिए, अच्छे से एनालाइज करिए, लेकिन वो सब हमको सुनना नहीं है। हमको सिर्फ चीजें जो हम कर रहे हैं ना, उसको बस फॉलो करते जाना है अगेन एंड अगेन रिपीटेडली, लेकिन जो चीजें चेंज लाएंगी, जो डिफरेंस क्रिएट करेंगी, वो चीजें हम नहीं करेंगे। इस तरीके से मेरा 5 to 6 आवर्स बीत गया। और अगर आप अच्छे से उस डे की प्रोडक्टिविटी निकाल के देखेंगे तो 20% भी एक अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको समझ में नहीं आएगी कि उस दिन मैंने क्या गेन किया। तो ये है आपकी इनकंसिस्टेंसी। मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि आपको टारगेट टेबल बनाना है अपना, डेली आपको जो चीजें अकम्प्लिश करनी, उसको आप इस तरीके से लिखिए। रीजनिंग, क्वांट, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, इस तरीके से लिखिए। द हिंदू एडिटोरियल आप छोड़ देते हैं, इंग्लिश आप छोड़ देते हैं, करंट अफेयर्स आप कुछ दिन छोड़ देते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं ना? मत करिए ऐसा। आप अपने टारगेट्स लिखिए, उस पर टिक 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 मार्क इस तरीके से लगाइए। आप अपने आवर्स भी लिखिए कि आपको कितने कितने घंटे इनको टाइम देना है। तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैंने अगर इतना सब कुछ कवर कर लिया है, तब सच में अगर मैंने 8 आवर्स दिया है या 9 आवर्स दिया है, तो वो प्रोडक्टिविटी सच में निकल कर आती है। कई बार आप मॉक्स वगैरह छोड़ देते हैं। मॉक्स वगैरह मत छोड़िए और स्पेशली फोकस करिए कि आपका जो सेक्शन वीक है ना, उसके आप सेक्शनल मॉक्स दे रहे हो। सेक्शनल मॉक्स आपको जरूरी है, ठीक है, उससे इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। मॉक्स को अटेम्प्ट करने के बाद एनालिसिस पार्ट बिल्कुल मत छोड़िए। Improvement is inevitable from a thorough analysis। यही सारी हैबिट्स जो हैं, जो आप गलत कर रहे हैं, उसको आप सही में कन्वर्ट करिए। आपको याद होना चाहिए कि फर्स्टली वी बिल्ड द हैबिट्स, देन दे बिल्ड अस। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। टाइम को वेस्ट मत करिए और ये सारे हैबिट्स पे वर्क करिए एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जामिनेशन। आई होप दैट वाज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। एंड माय डियरेस्ट पेरेंट्स, इन सेशंस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको सिर्फ अभी मैं बोलती हुई दिख रही हूँ, लेकिन इस सेशंस के पीछे मेरी बहुत मेहनत लगती है। आपको पता होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अभी मैं इस टाइप के सेशंस प्रिपेयर करती हूँ तो पहले मैं उस फेज में चली जाती हूँ। आखिर क्या चीजें थी जो मेरे लिए वर्क नहीं की, क्यों मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था इस एग्जाम में, क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट कर सकती हूँ अपनी तरफ से बेस्ट, वो हमेशा पहले पेन एंड पेपर में सोचती हूँ, नोट डाउन करती हूँ, उसके बाद ही सेशन प्रिपेयर करती हूँ। आई डू नॉट ब्रिंग टू यू एनीथिंग रैंडमली। सो प्लीज इन एफर्ट्स को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।